Question number 30. A company issued 5,000 equity shares of 10 each payable 30% on application. यहाँ पर परसेंटेज में दे रखा है कि इतना परसेंट एप्लीकेशन पे। तो सबसे पहले तो इशू प्राइस, कोई प्रीमियम की बात नहीं हो रही, 10 हो गया, ठीक है। उसके क्वेश्चन में अगर आप पढ़े तो ये नहीं बता रखा कितने शेयर सब्सक्राइब किए गए, तो मान लेंगे फुल सब्सक्रिप्शन है। अब ये 30% किसका, ये 30% जो बता रखा है ये हमेशा इशू प्राइस का। तो इशू प्राइस 10 है तो ये ₹3 आ जाएगा। अलॉटमेंट 40% है तो 4 आ जाएगा। फर्स्ट कॉल 20 है तो 2 आ जाएगा, सॉरी। और फाइनल कॉल यानी सेकंड कॉल जो बच रही है उस पर बैलेंस, तो 3 + 4 7, 7 + 2 9, टोटल होना चाहिए 10 और ये आ जाएगा 1। आगे क्वेश्चन में बताया निवेदिता जिसके पास 200 शेयर हैं, फेल टू पे अलॉटमेंट, यानी एप्लीकेशन पे पैसा दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया। एंड फर्स्ट कॉल, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड, ठीक है, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। आफ्टर कब कर दिए गए, जब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल लास्ट में हो रहे थे, इस पे फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गए हैं। एंड हर आफ्टर फॉरफिचर द फाइनल कॉल वाज मेड, इसके बाद फाइनल कॉल की गई, नहीं भी लिखा था, सिंपल सी बात है। रंजना हु होल्ड 300 शेयर्स, फिर अच्छा इसकी अमाउंट तो हमने निकाली नहीं, चलो अभी निकाल लेते हैं। फेल टू पे फाइनल कॉल एंड हर शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड। कई बार ऐसा होता है किसी के शेयर फॉरफिट किए जाते हैं, किसी के नहीं, क्योंकि ये कंपनी डिसीजन है, तो इसलिए ये एफ लिख रहे हैं, जिसमें नहीं लिखा होगा उसके फॉरफिट नहीं होंगे। अब अमाउंट निकाल लेते हैं, यहाँ 800 आ जाएगा, यहाँ 400 और यहाँ 300। पहले मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो सही जगह पे अमाउंट आ जाती। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बनाओ जनरल एंट्रीज का। इन द बुक्स ऑफ, नहीं दे रखा नाम, सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री हमेशा की तरह, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आपने नोट किया हो, जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं आया और आगे भी नहीं आएगा। 5000 × 3, चाहे अमाउंट निकालने में चेंज आ जाए वो आएगा, लेकिन एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये वाली अमाउंट आ जाएगी 15,000। नरेशन आप लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर भी नहीं बोली, यहां भी नहीं बोली, आप लिखेंगे साथ साथ। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to share capital account, being allotment made due 5,000 × 4। अब एक पर्सन है, आपको टेबल पर नजर रखनी है। ये जो टेबल बनाया है, ये बनाया इसलिए, ये नहीं कि खाली फॉर्मेलिटी के लिए, इसके मार्क्स तो है नहीं, इसलिए बनाया कि आप इसको देख देख के एंट्रीज करें। ये टेबल कह रहा है कि निवेदिता जो है ये पैसे नहीं दे रही, कट लगा है, इसका मतलब हमें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। पूरे पैसे नहीं मिलेंगे तो कॉल्स इन एरियर्स आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री है। कॉल्स इन एरियर्स कौन पैसे नहीं दे रहा है, निवेदिता। कितने, 800। अगर ये भी नहीं दे रही हो तो दोनों की अमाउंट जोड़ लेते, पहले कर चुके हैं हम ऐसा, बैलेंस करके अमाउंट बैंक में।
बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 200 शेयर्स। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करो। फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है, यह आ जाएगा 10,000। बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू। अब जब रिसीव करोगे तो क्या सब पैसे दे रहे हैं? टेबल को देखते रहना, नहीं दे रहे हैं। निवेदिता अभी भी पैसे नहीं दे रही है, तो अभी भी कॉल्स इन एरियर्स आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, calls in arrears account debit, to share first call। शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से, कॉल्स इन एरियर्स कौन नहीं दे रहा है? निवेदिता नहीं दे रही 400, और माइनस करके अमाउंट नीचे। Being first call money received except for 200 shares। इसके बाद हमें शेयर फोरफीट करना है, ये आपकी चॉइस नहीं है। कई बच्चे क्या कहते हैं, सर हम पहले सेकंड कॉल की एंट्री कर दें फिर हम फोरफीचर की एंट्री करेंगे। आपको ये बात समझना है कि ये एंट्रीज आप लगातार जरूर कर रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में ये लगातार नहीं हो रही हैं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच टाइम गैप होता है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच टाइम गैप होता है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच काफी टाइम हो, कई इयर्स का टाइम गैप हो सकता है, और इस बीच बिजनेस में और ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी। गुड्स सोल्ड होंगे, रेंट पे होगा, सैलरी पे होगी, गुड्स परचेज होंगे, सब चलता रहेगा। उन सब की एंट्रीज बीच बीच में आती रहेंगी, ठीक है। वो हमसे इस चैप्टर में पूछी नहीं जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रही होंगी। हो सकता है इसके अगले इसी दिन इसी के साथ साथ हमने गुड सोल्ड कर दिया तो यहाँ गुड सोल्ड की एंट्री, रेंट पे की एंट्री, रियल लाइफ में सारी एंट्री साथ साथ चलती रहेंगी। इनके लिए कोई स्पेशल जर्नल नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप जब चाहे जो चाहे एंट्री कर लो। अगर फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फोरफीट करना है तो फर्स्ट कॉल के बाद ही करना है। तो अब हमें निवेदिता के शेयर फोरफीट करने हैं। जब शेयर फोरफीट करने हो तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट साइड में 2 ही अकाउंट आएंगे, आप चाहे किसी भी सीक्वेंस में लिख दो। टू फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। और जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि आप इस एंट्री को पूरा करने से पहले, अमाउंट लिखने से पहले नरेशन में जरूर लिख दें आप कितने शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं। आप जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता रहेगा आपको डिफिकल्टी रहेगी, तो आप यहाँ पे लिख दें आप निवेदिता के शेयर फोरफिट कर रहे हैं। देखो डिफॉल्ट यहाँ पर रंजना के शेयर की 200 शेयर्स फोरफिटेड, तो आपको ये पता रहेगा अमाउंट 200 शेयर से आनी है और निवेदिता के लिए एंट्री है। अब टेबल ऐसे नहीं देखना, क्योंकि अब हम एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की एंट्री नहीं कर रहे हैं, अब हम निवेदिता की एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कैपिटल, क्या समझाया था, कहाँ तक एंट्री कर ली, यहाँ तक जोड़ना है आपको कैपिटल वाला पोर्शन। 3 + 4 7 + 2 9, तो कैपिटल में इंटू 9 आ जाएगा, 200 इंटू 9, इसे बोलते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्स इन एरियर्स में निवेदिता ने कितने पैसे नहीं दिए, 800 यहाँ, 400 यहाँ, तो 1200 आ जाएगा कॉल्स इन एरियर्स में, और बैलेंस करके अमाउंट आ जाएगी फोरफिटेड शेयर्स में। फोरफिटेड शेयर्स में आपको पूरे चैप्टर में हमेशा इसमें भी इवन रीइश्यू की एंट्री जो हम करेंगे उसमें भी बैलेंसिंग फिगर ही लिखनी है। उसके बाद हम सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, इसमें अमाउंट लिख जाते हैं। अब क्लास में होता तो मैं पूछता आपसे कितनी अमाउंट आएगी, बच्चे कहते हैं 5000 × 1 5000।
जो कि गलत है। अब हम निवेदिता से सेकंड कॉल के पैसे मांग नहीं सकते क्योंकि निवेदिता के शेयर तो हमारे पास है। तो अब यहाँ पर सेकंड कॉल के पैसे निवेदिता के ड्यू नहीं होंगे। फॉर फ्यूचर के बाद जब कोई आप कॉल करोगे तो उस पर्सन के शेयर हटा दोगे जिसके शेयर फॉरफिट कर दिए गए हैं। या तो ये किसी और को रीइशू कर दिए गए होते तो मांग सकते थे, ये तो अभी कंपनी के पास ही है। तो कंपनी अब कितने शेयर्स की एंट्री करेगी? 5000 माइनस 200 यानी 4800 शेयर्स से एंट्री होगी सेकंड कॉल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर फ्यूचर के बाद जब भी कोई कॉल की जाएगी तो जिसके शेयर फॉरफिट कर लिए हैं उसके शेयर्स हटा के कॉल की जाएगी। 4800 इंटू 1 तो 4800 ही आ गया। बीइंग सेकंड कॉल मेड ड्यू। अब सेकंड कॉल रिसीव करेंगे तो सेकंड कॉल में भी एक जना पैसे नहीं दे रहा है, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। यहां आ जाएगा 4800 इसमें सेकंड एंड फाइनल कॉल में। कौन पैसे नहीं दे रहा है? रंजना नहीं दे रही है। कितने नहीं दे रही है सेकंड कॉल पे? 300 नहीं दे रही है। यहां पर आप ऐसे देख सकते हो किसके पैसे नहीं आ रहे? 300। ठीक, बाकी अमाउंट अब आप कहोगे कि निवेदिता के भी तो नहीं आ रहे हैं, तो निवेदिता के शेयर तो हमने पहले हटा दिए, उससे हम मांग ही नहीं रहे, तो ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो बैंक में आ जाएगा 4500। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें रंजना के शेयर भी फॉरफिट कर लेने हैं। अब हम रंजना के शेयर फॉरफिट करेंगे। जब भी शेयर फॉरफिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited shares टू calls in arrears। नरेशन किसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? रंजना के कितने? बीइंग 300 शेयर फॉरफिटेड। अमाउंट कहां तक एंट्री कर ली? यहां तक। यहां तक कैपिटल जोड़ो 10, तो कैपिटल में 300 इंटू 10। क्या इस एंट्री में रीइशू वाली फॉरफिचर वाली एंट्री में जब भी कैपिटल में अमाउंट लिखनी है ऐसे जोड़कर लिखनी है, इसलिए ये टेबल में मैंने इवन कैपिटल और प्रीमियम को अलग करवाया। कॉल्स इन एरियर्स में कितना कहा पैसे नहीं दिए रंजना ने? कितने ने दिए? 300 यानी फॉरफिटेड शेयर्स में कितना आ गया? 2700। और यहां पर ये क्वेश्चन खत्म।